हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज का ये वीडियो हम थोड़ा-सा हट के करेंगे। आज का ये वीडियो हम हिंदी में करेंगे। आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू गाइस एवरीथिंग देयर इज़ टू नो अबाउट आरएसयूज़। ये जो बड़े बिग टेक कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ को शेयर्स दिया जाता है, तो ये क्या होता है? ये कॉम्पेंसेशन का हिस्सा कैसे होता है? एक्चुअली में आरएसयू होते क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये इनिशियल ग्रांट आपके सैलरी का हिस्सा बन के जो पहले 3-4 साल के लिए दिया जाता है, एक बार वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है? तो ये मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा और अलग-अलग कंपनीज़ में कैसे इस सिचुएशन से डील करते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कौन-कौन सी कंपनीज़ में लूँगा? मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, सेल्सफोर्स और अमेज़न, ये 5 कंपनीज़ का एग्ज़ाम्पल लेके मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा कि एक्चुअली में आरएसयूज़ होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समझ गए बेटा, कैरेमिनाटी थोड़ा कम देखा करो। बड़े ही होशियार बन रहे हो, हैं? मैं नहीं बोल रहा। तो अपने ही पुराने अंदाज़ में विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आरएसयूज़ होते क्या है? सो आरएसयूज़ आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स व्हिच मीन्स बेसिकली आरएसयूज़ आपके शेयर्स ही होते हैं, जो कंपनीज़ आपके अपने एम्प्लॉइज़ को एज़ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन देते हैं। हर आरएसयू से रिलेटेड 2 डेट्स होते हैं, एक तो इश्यू डेट होता है और दूसरा वेस्टिंग डेट होता है। तो इश्यू डेट वो डेट होता है जिस दिन के स्टॉक प्राइस पे आपको नंबर ऑफ आरएसयूज़ अलॉट होते हैं। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने कहा कि एक बंदे को 40 लाख रुपए के आरएसयूज़ देंगे। तो उसका मतलब ये है कि जब इस ऑफर का इश्यू डेट होगा, उस इश्यू डेट के प्राइस के बेसिस पे 40 लाख रुपए का जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स होगा उस कंपनी का, वो उतना शेयर उस एम्प्लॉयी को मिल जाएगा। अब उस एम्प्लॉयी को मिल तो जाएगा, लेकिन वो उनको एनकैश नहीं कर सकता। वो उनको एनकैश तभी कर सकता है जब वो हर जो शेयर मिला है, वो वेस्ट हो जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि हर आरएसयू के साथ 2 डेट्स हैं। एक तो इश्यू डेट जो हमने अभी समझ लिया, दूसरा है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट वो डेट है जब एक्चुअल में जो शेयर कंपनी ने प्रॉमिस करा था कि अपने एम्प्लॉइज़ को देंगे, वो शेयर्स उनके अकाउंट में आ जाता है। अब हाउ डज़ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन। अब जितना भी शेयर आपको 1 साल में मिलेगा, वो आपके उस साल के कॉम्पेंसेशन का हिस्सा होता है। चलिए अभी हम बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। आरएसयूज़ में टैक्सेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि आरएसयूज़ में कुल मिला के 2 टैक्सेस लगते हैं। एक सिंस आरएसयू आपका इनकम का पार्ट है तो उसमें इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, नो मैटर व्हाट। तो आपका जो भी इनकम टैक्स का स्लैब होगा, उसका इनकम टैक्स, उसका जो भी हाईएस्ट स्लैब पे आप आते होंगे, उसका इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके साथ-साथ आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़ता है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? बेसिकली आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया उस पर्टिकुलर शेयर से, उस प्रॉफिट पे 10% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके के टैक्स लगते ही लगते हैं। अब मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा एक एग्ज़ाम्पल लेके। अगर आपको मेरा कंटेंट अभी तक पसंद आ रहा हो या मेरे आपको मेरा सेटअप आज पसंद आ रहा हो या ये जो तरीका मैंने अपनाया है इस वीडियो में वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इट विल बी अ ह्यूज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू कंटिन्यू लाइक दिस। नॉट ओनली दिस, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा। अभी हम मानते हैं कि इस साल में आपको 10 शेयर्स मिल रहे हैं। तो वो जो 10 शेयर्स है, जो आपके अकाउंट में आएँगे, वो 10 शेयर्स डायरेक्टली नहीं आएँगे आपके अकाउंट में। उसमें से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कितना? 31.2% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी 10 शेयर्स का 31.2% कितना होता है? 3.12 शेयर्स। अब शेयर्स फ्रैक्शनल तो होते नहीं है, शेयर्स 1 या 0 होते हैं बाइनरी की तरह। तो 3.12 शेयर्स को निकालने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी 4 शेयर्स बेच देती है। अब कंपनी ने 4 शेयर्स बेच दिए और अपना टैक्स पे कर दिया। उसके बाद जो बचता है 6 शेयर्स, वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी ने 4 शेयर्स बेच दिए बट टैक्स तो सिर्फ 3.12 शेयर्स का लगना चाहिए, तो जो बाकी का 0.88 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे करा है, वो कहाँ से आएगा? तो वो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी 4 शेयर्स बेच देती है, 31.2% का जितना भी अमाउंट होता है, वो गवर्नमेंट को पे कर देती है और बाकी का जो बचा हुआ है अमाउंट, वो कंपनी आपको आपके सैलरी के साथ महीने के दे देती है। अभी ये तो हो गया इनकम टैक्स। अभी आते हैं कि आप अगर कभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शेयर्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं, इनको बेचने जाएँगे। जब भी आप ये शेयर्स बेचने जाएँगे, जो भी इस शेयर्स पे इन जो भी शेयर्स आपने इकट्ठा करके बेच रहे हैं, उन शेयर्स पे जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा, उसका 10% आपको फिर से कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत देना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये 3 साल में पैसा ट्रिपल होने का जो स्कीम चल रहा है स्टॉक्स का, उसके बारे में। तो ये बात सच है कि 3 साल में पैसा 3 गुना हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। अमेज़न का स्टॉक अगर आप ले लें, 4 साल पहले इसकी कीमत थी अराउंड $700 की और अभी इसकी कीमत है $3500 की। हालाँकि ये सच है कि ऐसा इंक्रीज़ हुआ है और होता भी है, बट हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये शेयर्स है।
जैसे इंक्रीज़ होते हैं वैसे डिक्रीज़ भी होता है। और एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है कि 300 से 3000 पहुँचना आसान है, बट 3000 से 30,000 पहुँचना बहुत मुश्किल है। और जो 300 से 30,000 का इफ़ेक्ट है, उतना ही 3000 से 30,000 का इफ़ेक्ट है। जिसका मतलब ऐसा हुआ है पहले, इसकी ये गारंटी नहीं है कि बाद में भी ऐसा ही होगा और 4 साल के अंदर ही होगा। क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एक कंपनी जो 300 से 3000 जिस टाइम में गई है, 3000 से 30,000 भी उसी टाइम में जाए। अब एक और बात जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल आपका बेस सैलरी होता है, वो मंथली आपको आपके पेचेक के साथ आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जो स्टॉक होता है, वो मंथली आपको नहीं आता है। हर कंपनी का रूल अलग है। किसी कंपनी में ईयरली आता है, मतलब साल के एंड में आएगा। किसी कंपनी में हाफ ईयरली आता है, मतलब 6 महीने बाद आएगा, और किसी कंपनी में क्वार्टरली आता है, मतलब हर क्वार्टर में आएगा आपको। अब ये बात होगी आपके इनकम टैक्स की। अब 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। आप या तो आपके ब्रोकरेज अकाउंट पे ये बो बता सकते हैं ब्रोकरेज अकाउंट को कि आपको जो भी शेयर्स आपको मिले, वो सारे शेयर्स बेच दो और इक्विवेलेंट जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ब्रोकरेज अकाउंट क्या करेगा, जिस भी दिन कंपनी से आपको शेयर्स मिलेंगे, उस दिन वो सारे शेयर्स उसी दिन के प्राइस में बेच देगा और आपको जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी है, वो आपको मिल जाएगा डिडक्टिंग इनकम टैक्स। और दूसरा आप कह सकते हो कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और जितना भी टैक्स आपको भरना होगा, जो भी स्लैब है वो काट के आप बस शेयर्स रख लो। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि शेयर्स को बेचते नहीं है और अपने अकाउंट में ही रखे रहते हैं। एक बार शेयर्स आपके अकाउंट में आ गए तो वो आपके ही शेयर्स हैं। वो कभी भी आपके अकाउंट से बाहर नहीं जाएँगे जब तक नहीं आप उसको बेचते हो, चाहे आपने कंपनी क्यों ना चेंज कर ली हो। अभी अपन बात करेंगे कि एक बार जो ये इनिशियल ग्रांट खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? जैसे हमें पता है कि जो ये बिग टेक कंपनीज़ ऑफ़र करती है, जनरली ऑफ़र लेटर में क्या होता है कि 3 साल या 4 साल तक के लिए आपको एक प्रॉमिस करती है कंपनी कि हम आपको 50 लाख या 80 लाख, जैसे जितना भी हो उतने वैल्यू का शेयर्स आपको अगले 3 साल के लिए देंगे। बट उस 3 साल के बाद क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपाल आपको 3 साल के लिए देता है शेयर्स और 33% हर साल पेपाल के जो शेयर्स हैं, वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, एडोबी, गूगल, सेल्सफोर्स, ये सारी कंपनीज़ आपको 4 साल के लिए स्टॉक्स देती है। तो जो आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ होगा, वो एक्चुअली 4 साल के लिए होगा, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए होगा और 25% हर साल आपके अकाउंट में आ जाएँगे, जो भी शेयर्स प्रॉमिस किए हैं उसका। अब बात करते हैं अमेज़न की। अमेज़न में थोड़ा-सा वेस्टिंग शेड्यूल थोड़ा-सा हटके है। इसमें बेसिकली आपके पहले साल में 5% वेस्ट होगा, दूसरे साल में 15% वेस्ट होगा और तीसरे और चौथे साल में 40-40% वेस्ट होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 शेयर्स मिल रहे हैं अमेज़न के एज़ पार्ट ऑफ योर ऑफर लेटर, तो सिर्फ 5 शेयर्स ही आपके अकाउंट में आएँगे पहले साल में, 15 शेयर्स आएँगे आपके अकाउंट में दूसरे साल में और 40-40 शेयर्स आएँगे आपके अकाउंट में तीसरे और चौथे साल में। ये हो गया इन सारे कंपनीज़ के वेस्टिंग शेड्यूल के बारे में। अब एक बार ये जो 4 साल या 3 साल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि शेयर्स नहीं मिलते? ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी का रूल अलग है, दैट इज़ ट्रू। लोगों को परफॉर्मेंस के बेसिस में एडिशनल शेयर्स मिलते रहते हैं और वो शेयर्स बेसिकली ऐड अप होके चौथे या 5वें साल में अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। अब ये शेयर्स मिलते कैसे हैं? तो ये शेयर्स कुछ इस तरह से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका अप्रेज़ल हुआ और अप्रेज़ल के बेसिस में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि आपको इस साल 15 शेयर्स अलॉट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स या फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको 15 शेयर्स मिलेंगे अगले 4 साल के लिए और वो कैसे मिलेंगे वो भी आपके ऑफर लेटर में वापस से आ जाएगा। जो रिवाइज्ड कॉम्पेंसेशन लेटर मिलता है हर अप्रेज़ल में, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, हर अप्रेज़ल में आपको कुछ ना कुछ शेयर्स मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट 4 साल में मिलता रहेगा। तो ऐसे करके धीरे-धीरे जब 4th ईयर आपका खत्म होगा, आपके पुराने पिछले 4 अप्रेज़ल का जो शेयर्स है, वो सारा क्यूमुलेट होके चौथे साल या 5वें साल आपको मिलेगा एंड सिमिलरली छठे साल आपके पिछले के 4 साल के शेयर्स ऐड अप होके मिलेंगे और ऐसे ही मिलता जाएगा। अब ये कितना शेयर मिलेगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्सफोर्स जैसी जो कंपनी है, वो सिर्फ़ अपने टॉप के 10 या 15% एम्प्लॉइज़ को ही एडिशनल शेयर्स देती है। उसका मतलब अगर आप टॉप के 10 या 15% में नहीं आते हैं, तो आपका जो कॉम्पेंसेशन है आफ्टर 4 इयर्स वो ज़रूर डिक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का भी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट में, मैंने उधर बोल रखा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक बोनस। तो ये आपको परफॉर्मेंस के बेसिस में मिलता है। हर लेवल का एक सेट डिफाइंड नंबर होता है एंड बेस्ड अपॉन आपकी जो रेटिंग आती है, उस लेवल से थोड़ा ज़्यादा मिलता है या उस लेवल से थोड़ा कम मिलता है एंड उसी हिसाब से आपका कॉम्पेंसेशन है कि अगर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। बट इट इज़ कंप्लीटली टाइड विथ योर परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद अगर स्टॉक जो इनिशियली आपको मिला था,
वो खत्म हो गया तो आपका कॉम्पेंसेशन पूरा ही कम हो जाएगा। हर कंपनी में कुछ न कुछ अलग रूल होता है और उस बेसिस में आपको परफॉर्मेंस के बेसिस में एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते रहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स है इनको हम रिफ्रेशर भी कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आरएसयूज़। सही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको मैंने जो ये तरीका चेंज किया है वो पसंद आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि यस वी लाइक्ड इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा मेरे को। बहुत ज्यादा चीजें प्लान्ड है हमारे 10K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद इतने गिवअवेज करेंगे कि होश उड़ जाएंगे। दिस इज सौम्यजित बिडिंग गुड बाय। दस विदानिया।